Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना इंडियन पॉलिटी का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। और पहला पार्ट हमारा जो है उसके अंदर हम यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम हमारे जो भी स्टेट जिस टाइम पर बनकर हमारी पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग एक्ट पास करके जो अमेंडमेंट करके अलग अलग स्टेट बनाए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। तो देखिए मेनली जो हमारे स्टेट्स हैं, जो कि आज हमारे 28 स्टेट्स हैं और हमारी 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर दी गई है। तो देखिए इन सब के बारे में जो डिटेल प्रोविज़न है वो हमारे किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर। और जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल दिए हुए हैं वो हमारे यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं और पार्ट 1 के अंदर ये दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल 1 के बारे में बात करते हैं हम। आर्टिकल 1 के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। देखिए आर्टिकल 1 के अंदर हमारी कंट्री का नेम मेंशन किया हुआ है कि हमारी कंट्री को किस नेम से बुलाया गया है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इस हमारी कंट्री को 2 नेम दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एक इंडिया और सेकंड भारत। अब ये 2 नेम क्यों दिए गए हैं, क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब डिस्कशन चल रहा था तो उनको वो किसी भी एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे थे। कुछ का सजेस्ट करना था कि इंडिया नाम रखा जाना चाहिए और कुछ के द्वारा सजेस्ट किया गया कि भारत नाम रखा जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन को मिटाने के लिए, ऐसी जो एम्बिग्यूटी है इसको, यूनानिमिटी को जो दूर करने के लिए ये दोनों नाम रख दिए गए। तो कुछ एक मेंबर्स ने जो है ट्रेडिशनल नेम, इंडिया का जो ट्रेडिशनल नेम है उसके बारे में सजेस्ट किया, ट्रेडिशनल नेम के बारे में जो कि भारत है, और दूसरा जो है मॉडर्न नेम जो कि इंडिया है। तो इस तरीके से दोनों का मिक्सचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडोप्ट कर लिया गया। अब देखिए सेकंड जो है ये आर्टिकल 1 बताता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, दैट इज़ भारत, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। मतलब स्टेट की यूनियन है वो, रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब हमारा जो कंट्री है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इस तरीके से आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1, वो हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो हमारी कंट्री के नेम के बारे में बताता है और सेकंड टाइप ऑफ पॉलिटी, यानी हमारी जो कंट्री का नेचर जो है, उसकी जो पॉलिटी है उसका नेचर क्या है। तो देखिए हमने देखा कि हमारी कंट्री का नेम बताया गया है इंडिया एंड भारत। तो 2 नेम जो है इसके अंदर दिए गए हैं। भारत एक ट्रेडिशनल नेम है और इंडिया जो है एक मॉडर्न नेम है। तो देखिए और सेकंड जो है बताया गया है कि जो हमारी कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी कंट्री का जो है नेचर कैसा है और आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो आप यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलेंगे, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखिए सेकेंडली अगर हम बात करें कि हमने यूनियन वर्ड को क्यों प्रेफर किया है रेदर देन फेडरल, यानी हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर बोला जाता है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर एक सेंटर है और स्टेट्स हैं, सेंटर और स्टेट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल टाइप का है। लेकिन फिर उसकी जगह पर हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड क्यों यूज़ किया, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड हमने क्यों यूज़ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफर किया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि जो हमारी इंडियन फेडरेशन है, यानी जो हमारी कंट्री है, वो एक तरीके का एग्रीमेंट नहीं था स्टेट के बीच में। यानी हमारी जो है सभी स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट नहीं किया था, जैसे कि हम जो है यूएस के अंदर किया गया है वैसे नहीं था। तो ये जो है क्या था कि हमारे जो हमने सबसे पहले जो अपनी यूनियन बनाई जिसके अंदर हमारी कंट्री को जो है अलग से, जब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया गया तो जितने भी स्टेट्स जो बचे हुए थे तो उनको उनसे एक तरीके से ये एग्रीमेंट किया गया कि आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो उनके पास ऑप्शन था, तो उन्होंने यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अपना जो है अपनी कंसेंस दी थी, अपनी सहमति उन्होंने दी थी। इस तरीके से हमारी जो फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन है, वो एक तरीके से स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ था।
ये जो है यूनियन के द्वारा ही, जो हमारी जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे जैसे सरदार पटेल, उन्होंने एफर्ट लिया था कि वो सभी के सभी जो लोकल जो रूलर हैं उनको कन्विंस किया जाए कि वो हमारी यूनियन को ज्वाइन करें, यानी हमारी इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन करें। तो इस वजह से जो है इसका फर्स्ट रीज़न ये दिया जाता है कि ये हमारे स्टेट के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए इसको फेडरेशन नहीं बोला जाता। फेडरेशन उसको बोला जाता है जहाँ पर स्टेट आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, और वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रूल किया जाता है, जैसे कि यूएस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि बात की गई है कि तो अमेरिकन जो फेडरेशन है, अमेरिका के अंदर जितने भी स्टेट हैं वो आपस में मिलकर जो है इकट्ठे आए थे और उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया था। इस वजह से वहाँ पे अमेरिकन फेडरेशन, वहाँ का जो पॉलिटिक का अगर नेचर बोला जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोला जाता है उनको। तो वहाँ पर जब सब स्टेट्स जो है वो यूनाइट होकर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, इसलिए वहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट है, और हमारे यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। और सेकंड रीज़न इसका दिया जाता है, किसी भी जो स्टेट को यहाँ पर राइट नहीं है कि वो जो यूनियन से बाहर निकल सके, यानी उनको नो राइट टू सिसीड, कोई भी सिसीड करने का राइट नहीं है, यानी वो अपनी फेडरेशन जो है बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेकंड राइट है। जबकि अमेरिकन फेडरेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर कोई स्टेट जो है, वैसे तो वहाँ पे भी मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट के ऊपर, तो स्टेट चाहे तो बाहर निकल सकता है वहाँ से, लेकिन यहाँ पर यूनियन की बात की गई है हमारी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर जो है इनको राइट टू सिसीड नहीं दिया गया है। इसलिए जो हमारी फेडरेशन जो है एक तरीके से हमारी जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसको इनडिस्ट्रक्टिबल बोला गया है। ये इसको जो है अलग अलग आप तोड़ नहीं सकते, कोई भी स्टेट जो है अलग, उसको अलग होने का राइट नहीं दिया गया है। तो देखिए आर्टिकल 1 के अंदर जो है यूनियन जो इंडिया की टेरिटरी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज के अंदर। एक तो टेरिटरी ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट हैं। सेकंड आता है यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए स्टेट हमारे 28 हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी हमारी 8 हैं। और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई टेरिटरी एक्वायर की है, जैसे सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, इनको एक्वायर किया था, तो एक तरीके से ये इस पार्ट में आती हैं। और इनको जो है इनका नेम, जो स्टेट का नेम और यूनियन टेरिटरी का जो नेम है और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कहाँ तक, कितनी दूर तक फैला हुआ है, उसको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 12 शेड्यूल दिए हुए हैं उसमें से फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे स्टेट्स के नेम और यूनियन टेरिटरीज के नेम, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कितने एरिया के अंदर वो फैले हुए हैं, ये मेंशन किया गया है। देखिए प्रेजेंट में मैंने बताया आपको कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, और ये दिए गए हैं पार्ट 21 के अंदर जो स्पेशल प्रोविज़न है। जबकि हमने बात की थी कि जो हमारा 1 से लेकर 4 आर्टिकल किसके अंदर आता है, पार्ट 1 के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशल प्रोविज़न है कुछ एक स्टेट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हैं, उनकी वजह से वहाँ को स्पेशल जो है स्टेट और स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए किए गए हैं। ये जो पार्ट 21 के अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर कुछ एक जो है इनके लिए अलग से प्रोविज़न किए गए हैं। अगर हम बात करें कि कुछ हमारे एरिया हैं जो कि शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं, मतलब हमारी कंट्री के अंदर कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बीच में जो है शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है उनके अंदर डिफाइन किया गया है कुछ एक स्टेट के अंदर, जहाँ पर जो है ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो उनको जो है 5th और 6th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो देखिए उनको 5th और 6th शेड्यूल के अंदर रखा गया है और उनके लिए जो है अलग से सेपरेट प्रोविज़न किए गए हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम, हमने 2 वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं मेनली, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कब यूज़ करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया कब यूज़ करते हैं, ये भी कई बार जो है क्वेश्चन में आ चुका है और इसमें जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का जो है आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है
इसमें ओनली स्टेट, जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसके अंदर ओनली स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसके अंदर ओनली जो है स्टेट को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो है स्टेट के साथ साथ जो आपकी यूनियन टेरिटरी हैं और जो एक्वायर्ड टेरिटरी हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये जो है एक वाइडर एक्सप्रेशन है। मतलब ये जो है कंट्री की, जो हमारी इंडिया की ओवरऑल टेरिटरी को दिखाता है। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करें तो यूनियन के अंदर ओनली स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए स्टेट्स जो होते हैं, स्टेट को की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न दिए गए हैं। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड जो टेरिटरी है उनकी बात करें तो वो सेंटर के अंडर आते हैं और ये डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको एडमिनिस्टर किया जाता है। देखिए बीइंग ए सोवरेन स्टेट, मतलब हमारा कंट्री जो है एक सोवरेन स्टेट है, ये अपने जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। इनके जो डिसीजन है उसको कोई भी कंट्री या बाहरी या इंटरनल कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया जो एक्वायर करता है फॉरेन टेरिटरी को, जो दूसरी टेरिटरी हैं वो जो एक्वायर की जाती हैं इंडिया के द्वारा, वो कैसे, मतलब उसके मोड क्या है, किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 3 मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो होता है सेसेशन, जिसके अंदर कोई ट्रीटी हो जाती है या इंडिया जो है परचेज़ कर लेता है किसी टेरिटरी को, गिफ्ट में मिल जाती है, लीज़ पर दे दी जाती है, या प्लेबिसाइट के द्वारा कोई लोग जो हैं हमारी कंट्री को ज्वाइन कर लेते हैं, आपसी सहमति से वहाँ के लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये होता है फर्स्ट मेथड जिसके द्वारा सेसेशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन, यानी अगर जो है अनऑक्यूपाइड कोई टेरिटरी है रिकॉग्नाइज्ड रूलर के द्वारा और वो जो है हमें मतलब वो टेरिटरी जो है हम उसको एक्वायर कर लेते हैं एक तरीके से, तो वो भी हमारी हो जाती है, हमारी टेरिटरी के अंदर आती है, एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी के अंदर। और उसके बाद आती है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, अगर हम जो है किसी टेरिटरी को जीत लेते हैं तब भी जो है वो हमारी कंट्री की एक्वायर्ड टेरिटरी के अंदर आ जाती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें जो इंडिया ने एक्वायर की गई हैं टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी जो एक्वायर की हैं, उसके अंदर आती है दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, गोवा जो हमने पुर्तगीज़ से कैप्चर किया था, दमन एंड दीव, पुदुचेरी फ्रांस से किया था हमने, सिक्किम। तो ये हमने जो है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमेंस हुआ है उसके बाद से हमने ये सारी की सारी टेरिटरी जो हैं वो एक्वायर की हैं। तो ये सारी हमारी किसके अंदर आती हैं, एक्वायर फॉरेन टेरिटरी के अंदर आती हैं, जिनमें से कुछ एक को हमने स्टेट बना दिया है, जैसे कि गोवा और सिक्किम को हमने स्टेट का दर्जा दे दिया है, और बाकी जो हमारी अभी यूनियन टेरिटरी के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। तो आर्टिकल 1 के बारे में हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल 1 के अंदर जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनके नेम दिए गए हैं, उनके नेम मेंशन किए गए हैं, और उनके बारे में जो भी स्पेशल प्रोविज़न है उनका जो है उल्लेख किया गया है कि किस किस पार्ट में वो दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। देखिए आर्टिकल 2 जो है पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एडमिट कर सकते हैं कोई भी नया स्टेट या एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। जो यूनियन ऑफ इंडिया है जिसके अंदर जो है सारे के सारे स्टेट इंक्लूड किए जाते हैं, तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कोई भी नया स्टेट जो है वो बना सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी की सारी पावर किसके हाथ में, ये पार्लियामेंट के हाथ में है। जैसा भी पार्लियामेंट को ठीक लगता है वो अलग से कोई भी स्टेट बना सकते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ये पावर, जो आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को 2 पावर देता है। तो इसके अंदर 2 पावर्स दी गई है। एक तो पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, कोई भी नया स्टेट जो है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एडमिट कर सकता है, यानी एडमिशन ले सकता है, उसके अंदर आ सकता है। सेकंड जो है पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, अगर चाहे तो जो पार्लियामेंट है वो नया स्टेट भी एस्टेब्लिश कर सकती है। फर्स्ट के अंदर तो है कि पहले से कोई एस्टेब्लिश स्टेट है वो जो है हमारी यूनियन के अंदर मिल जाता है, और सेकंड के अंदर क्या है कि ये पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है, हमारी जो पार्लियामेंट है इसको एस्टेब्लिश कर देती है। तो इस तरीके से ये 2 पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 2 जो है वो न्यू स्टेट के बारे में बात करता है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। जैसे कि सिक्किम की अगर हम बात करें, जब हमने सिक्किम को एक्वायर किया तो उस टाइम पे जो है ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था, इसको बाद में जो है अलग से स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है अलग स्टेट पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये जो है पावर किसको दी गई है, ये हमारी पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है। उसके साथ साथ देखिए गोवा जो है पहले हमने ये फॉरेन टेरिटरी था, इसको हमने कैप्चर किया, पहले यूटी बनाया हमने इसको, उसके बाद जो है यूटी के बाद इसको क्या बना दिया गया, स्टेट का दर्जा दे दिया गया, और ये यूनियन का पार्ट बन गया, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेरिटरी का पार्ट हो सकता है लेकिन यूनियन का पार्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ
यूनियन ऑफ इंडिया, यानी उसको नया स्टेट बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। और आर्टिकल 3 के अंदर भी सेम चीज़ है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसके अंदर फॉर्मेशन की जाती है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 में बात की गई है कि हमने क्या करना है, फॉर्मेशन करनी है और चेंज करना है एग्जिस्टिंग जो स्टेट है, पहले से जो स्टेट हमारे पास है, उनके अंदर ही कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंज करना है और हमने अलग स्टेट बना देना है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हमारा पहले कितना बड़ा स्टेट था, तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा पहले काफ़ी बड़ा जो है स्टेट था, और उसमें से हमने क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने तेलंगाना को बना दिया। अब तेलंगाना बनने के बाद तो देखिए ये पहले से ही यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, जो आंध्र प्रदेश है, और उसी के अंदर से नया स्टेट बनाया गया। तो ये किसके अंदर आता है, ये आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर हम मेंशन करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर बात की कि पहले जो है ये फॉरेन टेरिटरी थी गोवा, इसको हमने क्या किया, यूटी के अंदर चेंज कर दिया, एक्वायर करके यूटी के अंदर चेंज किया, उसके बाद स्टेट, तब ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बना। तो ये आएगा हमारा आर्टिकल 2 के अंदर। तो इस चीज़ का जो है डिफरेंस जो है आप ध्यान में रख सकते हैं कि आर्टिकल 2 के अंदर किस तरीके के स्टेट जो है वो शामिल किए जाएंगे, कि किस तरीके के जो नए स्टेट हैं वो आएंगे, और आर्टिकल 3 के अंदर जो है पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्री में कोई चेंज किया गया है, या कोई दो स्टेट है उनको मर्ज कर दिया गया है, या एक स्टेट को तोड़ के कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो हमारा जो है आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कि आर्टिकल 3 के अंदर जो है पार्लियामेंट को क्या पावर दी गई है। देखिए आर्टिकल 3 के अंदर पावर दी गई है कि पार्लियामेंट कोई भी नया स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट से जो है कोई भी पार्ट अलग करके क्या कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है। जैसे हमने आंध्र प्रदेश से क्या बनाया, तेलंगाना बना दिया। बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और अ पार्ट ऑफ स्टेट, और बाय यूनाइटिंग पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, दो और मोर स्टेट, दो और दो से ज़्यादा जो भी स्टेट हैं, अगर उनको मर्ज करके एक अलग से दूसरा जो है स्टेट बना दिया जाए तो वो भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए कि इंक्रीज इन द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का जो है वो एरिया क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, किसी भी स्टेट का एरिया घटा सकती है, बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, या फिर नेम को चेंज कर सकती है, किसी भी स्टेट के नेम को चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है, जो कि आर्टिकल 3 के अंदर आती है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 3 के अंदर जो है दो कंडीशन भी रखी गई है इसके बारे में, कि जब पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बिल पास करना होता है, जो बिल होता है कि पार्लियामेंट जो है चाहती है कि हमने जो है आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग करना है, तो इसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये जो है पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओनली बाय पार्लियामेंट। लेकिन वो कब, ओनली प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कोई भी बिल जो है इससे रिलेटेड कोई भी बिल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, तभी वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। और ये सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर किया जा सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। सेकंड इसके अंदर कंडीशन है कि जो रिकमेंडेशन मिलने के बाद, जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मिल जाती है और पार्लियामेंट जो है उस बिल को ले आती है, तो प्रेसिडेंट को क्या करना होता है, जिस स्टेट के अंदर वो मॉडिफिकेशन करना चाहती है, जिस स्टेट को वो अल्टर करना चाहती है, तो उसकी लेजिस्लेचर को भी उस बिल को रेफ़र करना पड़ता है, कि उस बिल से रिलेटेड अगर वो चाहे तो कुछ अपने व्यूज़ जो हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे जो है उस स्टेट की लेजिस्लेचर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी उस स्टेट की जो विधानसभा और विधान परिषद जो होती हैं, उनको जो है उसके बारे में क्या करना होता है, बताना होता है, ताकि जो है स्टेट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी होगी, उसका कोई भी एरिया कट करना होगा या उसके अंदर कोई एरिया मर्ज करना होगा, तो ताकि वो उसके लिए प्रिपेयर रहे। तो वो सिर्फ क्या होता है, वो सिर्फ उनको बताना होता है, उनके व्यू एक्सप्रेस करने के लिए। उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उसको मना भी करता है कि हमें नहीं चाहिए, तब भी जो है प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। वो चाहे तो अपनी मर्जी से स्टेट की बात सुने बिना भी क्या कर सकती हैं, ये मॉडिफिकेशन कर सकती हैं। तो यहाँ पर बता दिए पार्लियामेंट की जो पावर है नए स्टेट के रिगार्डिंग, तो इसके अंदर ये हमने बताई दिया कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वो बाउंड नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी अपने व्यू रखता है तो उसके लिए बाउंड नहीं है, वो इनको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है।
और पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चाहे कोई भी एक्शन जो है इसके लिए ले सकती है, जैसा भी उसको ठीक लगता है। तो इसके अंदर जो है स्टेट लेजिस्लेचर की कोई भी व्यूज़ का ध्यान रखा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसकी मॉडिफिकेशन, अगर मान लिया स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई अपने व्यूज़ भी दिए हैं और उन व्यूज़ के अंदर कोई भी उन व्यूज़ को मानकर अगर पार्लियामेंट उनको अपना भी लेती है, तो सेकेंड टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है आप उस बिल को बार बार स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको जो है कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको बार बार ये जो है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए इसको भेजना ज़रूरी नहीं होता। पार्लियामेंट अपने हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन स्टेट लेजिस्लेचर को वो बिल दे दिया जाता है ताकि वो अपने व्यू जो हैं वो बता सकते हैं। इस तरीके से हमें पता लगता है कि जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर हो कि नए स्टेटों को बना सकती है, अल्टर कर सकती है एरियाज़ को, बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है, नेम अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है विदाउट देयर कंसेंट। उनकी कंसेंट के बिना, किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की जो कंसेंट है उसके बिना पार्लियामेंट जो ये सारे के सारे काम कर सकती है। वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप दोबारा से भी रीड्रॉ कर सकती है, मतलब दोबारा से ड्रॉ कर सकती है। अगर मान लिया इतने सारे स्टेट बनाए हैं तो उनके अंदर जो है पूरा का पूरा जो इंडिया का मैप है उसको भी क्या किया जा सकता है, दोबारा से रीड्रॉ किया जा सकता है। इसी की वजह से जो है इंडिया को कहा गया है, इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कैसे, एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन यहाँ पर स्टेट को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रक्टिबल किया जा सकता है। मतलब स्टेट्स को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन पूरी यूनियन को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो ये इंडिया को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यानी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन कोई भी स्टेट जो है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कोई भी स्टेट जो है यूनियन से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन हम यूएसए की अगर हम बात करें, जो अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या गया है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। मतलब वहाँ पर स्टेट को भी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर स्टेट को भी नहीं तोड़ा जा सकता, उनकी बाउंड्री चेंज नहीं की जा सकती। जो स्टेट है वो वही रहेंगे। यानी उसको जो है इस तरीके से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता स्टेट की परमिशन के बिना। तो इस तरीके से जो है इंडिया की और यूएस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो है फ़र्क है। इंडिया ये जो है पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है यूएस से, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है यूनियन टाइप की पॉलिटी है। यहाँ पर फेडरेशन जो है वो इतने अच्छे अमाउंट में नहीं मिलती है जितनी यूएसए के अंदर है। यहाँ पर जो है फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्वाजी फेडरल टाइप का हो जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 4 के अंदर बताया गया है कि जो भी हमने लॉ बनाए हैं आर्टिकल 2 के अंडर और आर्टिकल 3 के अंडर, यानी जो भी हमने नए स्टेट्स बनाए हैं उनकी बाउंड्री में चेंज किया है, कोई भी अल्टर किया है एरिया या उनके नेम चेंज किए हैं, तो इनके अंदर जो भी हमने लॉ के अंदर ये काम किए हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, तो यहाँ पर जो भी लॉ पास किए जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी जो लॉ है वो एक तरीके की अमेंडमेंट नहीं होगा जो कि आर्टिकल 368 के अंदर की जाती है। आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने से रिलेटेड है, तो वो हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इनके अंदर जो भी अमेंडमेंट की जाती है वो हमारा इसके अंदर नहीं काउंट की जाएगी। मतलब एक तरीके से इसको सिंपल अमेंडमेंट जो एक्ट है, सिंपल ऑर्डिनरी जो एक्ट है या सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, सिंपल लेजिस्लेशन के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस अपनाया जाता है इसके लिए और सिंपल मेजोरिटी से ये पास हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसको 368 के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने से रिलेटेड आर्टिकल है उसके अंदर जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को काउंट नहीं किया जाता। ये बताया गया है किसके अंदर, आर्टिकल 4 के अंदर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि पार्लियामेंट को हमने इतनी पावर दी तो है कि वो किसी भी स्टेट का जो है एरिया को डिमिनिश कर सकती है, घटा सकती है, उसको जो है एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकती है। तो क्या पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी एरिया को जो इंडियन टेरिटरी का कोई भी एरिया है उसको सीड कर सकती है, मतलब बेच सकती है किसी फॉरेन कंट्री को? तो ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी जो है पार्लियामेंट को ये पावर तो है कि वो एरिया किसी भी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है या चेंज कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया की कोई भी टेरिटरी जो है वो किसी भी दूसरी टेरिटरी को, किसी भी दूसरी कंट्री को क्या कर दे, उसको सिसीड कर दे, यानी उसको बेच दे। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो है वो 1960 के अंदर आया, जिसको बेरूबारी यूनियन केस के नाम से भी जाना जाता है।
बेरूबारी यूनियन केस, जो कि 1960 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, जिसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो हमारी टेरिटरी का जो पार्ट है वो सीड करना चाहती है, किसको, पाकिस्तान को। क्योंकि उस टाइम पर क्या था, जो ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उसके अंदर क्या था कि जब रेड क्लिफ जो लाइन ड्रॉ की गई थी, जब आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। तो रेड क्लिफ जब लाइंस ड्रॉ की गई थी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बांग्लादेश का जो हिस्सा है उसका कुछ पार्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आ जाते हैं, और हमारी कंट्री का कुछ एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर चला जाता है। तो उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, उसको लेके क्या चलता है, उनके बीच में डिस्प्यूट चलता है। क्योंकि जो पार्ट है, मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है और ये हमारा जो है बांग्लादेश है, तो इसका जो है कुछ टेरिटरी इंडिया के अंदर आ जाती है और इंडिया की कुछ टेरिटरी यहाँ पर चली जाती है। तो इंडिया की जो ये टेरिटरी है, ये बांग्लादेश के द्वारा जो है इनका ध्यान नहीं रखा जाता, इनके लिए कोई भी जो है स्टेप नहीं लिए जाते, इनके वेलफेयर के लिए, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। और इसी तरीके से जो है इधर जो बांग्लादेश की इधर जो टेरिटरीज होती हैं उनके लिए भी इंडिया की तरफ से जो है इतने ज़्यादा प्रोविज़न नहीं किए जाते। तो ये दोनों एरिया के जो लोग थे वो आपस में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। तो ये सफ़र करने की वजह से यहाँ पर जो है ये केस आया बेरूबारी यूनियन कि इसके अंदर डिसाइड किया गया कि जो हमारी कंट्री है उनको जो है ये पार्ट सेसीड कर दिया जाए, और ये पार्ट जो है वो बांग्लादेश का ये पार्ट जो है इंडिया को सेसीड कर दिया जाए। तो इसी जो केस को सुलझाने के लिए बेरूबारी यूनियन जो है केस वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो इसके ऊपर जो है कोई भी काफ़ी ईयर्स तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि इसके अंदर माना गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पार्लियामेंट जो है वो एरिया चेंज कर सकती है, स्टेट का सब कुछ चेंज कर सकती है, लेकिन उनके पास किसी भी इंडिया की जो टेरिटरी है उसको फॉरेन टेरिटरी को सिसीड करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके ही इसके लिए कोई प्रोविज़न करना होगा। तो इसलिए आर्टिकल 3 के अंदर जो है इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया। उसके अंदर सिर्फ आप स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेट के अंदर ही, मतलब हमारी यूनियन के अंदर ही, हमारी कंट्री के अंदर ही, ना कि फॉरेन कंट्री को आप जो है इस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर वहाँ पर क्या किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया, ताकि जो है इस समस्या को सुलझाया जा सके और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम किया जा सके। तो इसलिए जो है यहाँ पर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 के अंदर पास किया गया, जिसके अंदर बात की गई कि इन टेरिटरी को जो है वो बांग्लादेश को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन टेरिटरी है उनको इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसके बाद जो है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से इस केस पर सुनवाई होती है, जिसके अंदर जो है 1969 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक और जजमेंट देती है, जिसके अंदर वो बताती है कि अगर आप किसी भी पार्ट को सिसीड तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कोई बाउंड्री डिस्प्यूट की सेटलमेंट करनी है तो उसके लिए इंडिया और किसी अदर कंट्री के साथ अगर आपने जो है बाउंड्री की सेटलमेंट करनी है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये आप जो है एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या चल रहा था, यहाँ पर भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक तरीके से ये डिस्प्यूट चल रहा था कि हमने क्या करना है, ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको मिटाना है। यहाँ पर इंडिया जो है उसको बेचना नहीं है, इंडिया को कोई भी जो टेरिटरी है वो बांग्लादेश को बेचनी नहीं है, ना ही बांग्लादेश को बेचनी है। यहाँ पर क्या करना है, इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को मिटाना है। उससे पहले क्या था कि ये लग रहा था कि ये जो है कंट्री, हमारी जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो हमारी जो कंट्री का पार्ट है वो दूसरी कंट्री को सीसीड कर रही है, मतलब बेच रही है उसको। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस तरीके का डिस्प्यूट होता था, और जो है पार्लियामेंट में जो भी अपोजिशन जो भी गवर्नमेंट आती थी वो इसको रेटिफाई नहीं करती थी, ना पास करती थी, और इसकी वजह से ये अमेंडमेंट जो है वो एक्ट जो है वो पास भी नहीं हो पाता था, और इस तरीके का जो ये मामला था ऐसे ही लटका रहता था ये मैटर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिसीजन दिया, उसके अंदर बोला गया 1969 के अंदर जो है ये डिसीजन दिया गया। उसने कहा कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ अपना कोई भी जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट करना चाहता है तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये डिसीजन ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए फिर एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में अपनी अपनी टेरिटरीज़ का, बांग्लादेश के अंदर और जो इंडिया के अंदर, और इसके लिए पास किया गया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास किया गया, जिसके अंदर जो है
111 जो एनक्लेव्स हैं वो बांग्लादेश को दे दी गई, जो कि इंडिया के अंदर आती थी, और बांग्लादेश ने जो है 51 एनक्लेव जो है वो इंडिया को दे दी, जो कि इंडिया के अंदर आती थी। तो इस तरीके से जो है ये बाउंड्री, ये जो एनक्लेव्स हैं वो आपस में क्या कर दी गई, एक्सचेंज कर दी गई, और ये डिस्प्यूट जो है वो सोल्व हो गया 2015 के अंदर। तो देखिए इसके अंदर जो भी बात की गई है, तो टेरिटरी जो है, जो कि 4 स्टेट के अंदर, जो कि बांग्लादेश के साथ लगते हुए स्टेट हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो इन चारों के अंदर जो है, इन चारों स्टेट के अंदर वो जो भी हिस्सा बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या कर दी गई, अमेंडमेंट कर दी गई। तो ये सारे के सारे चारों स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था उसको सेटल करने के बाद फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो भी चेंज करना था वो कर दिया गया। बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहाँ पर लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो ये जो है 4096.7 किलोमीटर तक है, जिसको रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा, जो कि 1947 के अंदर डिसाइड हुआ था, मतलब रेड क्लिफ लाइन जो है डिसाइड हुई थी 1947 के अंदर, उसके अंदर डिटरमाइन किया गया था, और ये इतने किलोमीटर लंबी है। तो ये हम बात ही कर चुके हैं कि उस टाइम पर जो है ये बेरुबारी यूनियन जो केस आया था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, तो उसी टाइम पर जो है इनके बीच में जो रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा जो लाइन डिसाइड की गई थी, उसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो है एनक्लेव्स जो है वो, इंडिया की जो एनक्लेव्स है वो बांग्लादेश के अंदर चली गई थी, और बांग्लादेश की जो है वो इंडिया के अंदर चली गई थी, और इनको सेटलमेंट करने के लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट भी किए गए, नेहरू और नून एग्रीमेंट, काफ़ी सारी गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन कोई भी जो है सोल्यूशन इनका निकल नहीं पाया था। उसके बाद जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है पास किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट भी पास किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये जो है इशू जो है वो सोल्व नहीं हो पाया था। उसके बाद 1974 में दोनों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ दोनों कंट्री के बीच में, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन फिर भी जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो कई बार जो है इस चीज़ को क्या करती थी, इसका इशू बनाकर इसको जो है रेटिफाई करने से मना कर देती थी, उसको उसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पास करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं मेनली इस तरीके की, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेजोरिटी जो है चाहिए होती है, तो उसके अंदर जो है गवर्नमेंट के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाती थी, इस वजह से ये जो है साइन नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर 2011 में भी जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल साइन हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। 2011 के अंदर प्रोटोकॉल साइन हुआ, जो कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 1974 के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर एग्रीमेंट था उसी के अंडर जो है एक प्रोटोकॉल भी साइन किया गया, ताकि इस डिस्प्यूट को जितना जल्दी हो सके सुलझाया जा सके। और इसके लिए जो है जो भी स्टेट थे, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, उनका सपोर्ट भी ज़रूरी था, और उनसे सपोर्ट लेकर जो है इस तरीके का एग्रीमेंट जो वो पास किया गया। और 2015 में जो है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फिर दोनों जो एनक्लेव्स हैं उनके द्वारा, दोनों कंट्री के द्वारा एनक्लेव्स को एक्सचेंज करवा लिया गया। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, किस तरीके से हमारे जो स्टेट्स हैं वो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ किस तरीके से इवोल्व होकर आई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब हमारा कंट्री जो आज़ाद हुआ था उस टाइम पर क्या था कि टू डोमिनियन जो इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, मतलब 2 कंट्री बने। उसके टाइम पर जो है हमारे 552 जो प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडिया की बाउंड्रीज़ के अंदर आते थे। जो 552 प्रिंसली स्टेट हैं वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आते थे, जिसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। रिमेनिंग जो 3 थे इन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन ये इंडिया के बीच वाले हिस्सों में पड़ते थे, तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट छोड़ना भी जो है इंडिया के लिए सही नहीं था। इसलिए उन्होंने कई तरीके के जो है अलग अलग मेथड अपनाकर इनको जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर इंटीग्रेट कर लिया गया। अब देखिए हैदराबाद को किया गया बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन के थ्रू जो है इसको मर्ज किया गया। बात करते हैं जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ को रेफरेंडम के द्वारा वहाँ के लोगों ने जो है इंडिया के पक्ष में वोट किया। आगे बात करते हैं कश्मीर की, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था राजा हरी सिंह के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी नेहरू के बीच में। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड के थ्रू इन तीनों स्टेट को भी हमने क्या कर दिया, हमारी कंट्री के अंदर इंटीग्रेट कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा कंट्री जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट के
रूप में उभर कर आया। तो उस टाइम पर बात करें कि 1950 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पर हमने स्टेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब देखिए इन 4 पार्ट के अंदर 29 जो है वो टेरिटरी आती थी, 29 टेरिटरी स्टेट टोटल मिलाकर। तो इतनी जो है टोटल नंबर में कितनी थी, 29 थी। अब देखिए पार्ट ए के अंदर जो है जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस थी जिनके ऊपर गवर्नर्स वगैरह रूल करते थे, तो वो 9 जो स्टेट थे वो हमारे पार्ट ए के अंदर आते थे। पार्ट बी के अंदर 9 अदर दूसरे जिनके ऊपर जो कि प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट, ये हमारे किसके अंदर आते थे, ये पार्ट बी के अंदर आते थे, जिनके द्वारा लोकल्स जो रूलर थे उनके द्वारा रूल किया जाता था इस तरीके से, और जो है इंडियन के हाथ में जो है इनकी जिनकी गवर्नमेंट दे दी जाती थी। तो ये हमारे आते थे प्रिंसली स्टेट। बात करते हैं पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी के अंदर आती थी चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस जो थी वो पार्ट सी के अंदर आती थी। उसके बाद बात करते हैं पार्ट डी के बारे में। तो पार्ट डी के अंदर हमारा ओनली अंडमान एंड निकोबार जो टेरिटरी है, जो आइलैंड है, उसको पार्ट डी के अंदर इंक्लूड किया जाता था। पार्ट सी में टोटल मिला के 10 स्टेट्स जो है वो आते थे। तो टोटल मिलाकर हमारे कितने थे, 29 जो है नंबर में स्टेट्स एंड टेरिटरीज थे। उसके बाद आते हैं हमारे धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। इनके द्वारा जो है किस तरीके से इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से डिमार्केशन की जाए, उनको किस तरीके से जो है डिवाइड किया जाए, अलग अलग रीजन के अंदर जो भी स्टेट थे उनकी किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन की जा सके। तो इसके ऊपर ये जो धर कमेटी और जेवीपी कमेटी जो है इनको बनाया गया, और इनको बोला गया कि ये अपनी रिकमेंडेशन दें क्या लैंग्वेज के बेस पर जो है हम किसी भी स्टेट को बना सकते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले धर कमीशन को बनाया गया था, जिन्होंने जो है मना कर दिया था कि हमें लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 1948 के अंदर दी, दिसंबर 1948 के अंदर, और इन्होंने कहा कि अगर आपने जो है कोई भी नया स्टेट बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कन्वीनियंट होना चाहिए, अदरवाइज लैंग्वेज के बेस पर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इससे जो है कंट्री के बीच में डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इस बेस को बिल्कुल ही मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेस पर कोई भी स्टेट जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बनाया जाए ताकि अच्छे से एडमिनिस्टर किया जा सके। उसके बाद फिर दिसंबर 1948 में के अंदर दोबारा से फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई। ये भी ये बताने के लिए बनाई गई कि क्या हमें जो है लैंग्वेज के बेस पर बनाना जाना चाहिए स्टेट्स को। तो इसके अंदर जेवीपी जो है नाम किसके उस पर रखा गया, जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टा भाई सीतारमैया। तो इन तीनों के जो है इसके कमेटी के मेंबर थे, और इन तीनों के द्वारा जो है इसके ऊपर रिपोर्ट प्रेजेंट की गई 1949 के अंदर, और इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज को हम बेस नहीं बना सकते स्टेट को बनाने के लिए, क्योंकि इससे कंट्री के बीच में क्या हो जाएगा, अलग से डिवीज़न क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पार्ट ए के अंदर जो हमने देखा था कि जो हमारा ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो प्रोविंसेस काउंट होते थे, ये हमारे प्रिंसली स्टेट हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अलग अलग राजाओं के अंडर आते थे। ये आप देख सकते हैं पार्ट सी के अंदर ये जो है चीफ कमिश्नर की जो प्रोविंसेस थी वो ये हैं, और उसके बाद पार्ट डी के अंदर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड को, जो कि टेरिटरी है, और ये तीनों जो है बीसी पार्ट में ये स्टेट्स हैं। ओरिजिनली जो है हमारी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें तो स्टेट्स को इस तरीके से दिया गया था। पार्ट 4 के अंदर पार्ट ए के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल ये मेंशन किए गए थे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे आप एक नज़र डाल सकते हैं। ये भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इनको रखा गया था, लेकिन पार्ट 6 के अंदर रखा गया था। पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, 6 से लेकर 9 पार्ट के अंदर इनको रखा गया था, जिसमें जो पार्ट ए के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, पार्ट बी के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, पार्ट सी के अंदर आते हैं, और पार्ट डी के अंदर जो टेरिटरीज आती हैं उनको 9th पार्ट के अंदर रखा गया था, और इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल जो है ये दिखाए गए हैं। तो आप इनको चाहे तो देख सकते हैं, पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर अब चेंज आ चुका है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविज़न था उनके बारे में बात की गई थी। अब देखिए कि ये मुद्दा उठा क्यों था कि हम जो है लैंग्वेज के बेस पर हमें स्टेट को बनाना है, तो इससे रिलेटेड जो कमीशन है वो क्यों बनाई गई, कमेटियाँ क्यों बनाई गई कि हमें जो है लैंग्वेज के बेस पर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे पहले डिमांड उठी थी कि जब आंध्र प्रदेश बना था तो इन्होंने कहा कि उस टाइम पर लोगों के द्वारा डिमांड की गई जो तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं, उनको मद्रास स्टेट से अलग कर दिया जाए। मद्रास स्टेट से अलग करने की मांग चल रही थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उनको जो है मद्रास स्टेट से अलग कर दिया जाए। और इसके लिए काफ़ी लंबे टाइम तक जो है काफ़ी प्रोटेस्ट चला, एजिटेशन चली, जिसके अंदर जो है पोट्टी श्रीरामुलु जो है इसकी भी डेथ हो गई थी, जो कि 26 डे की इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने मांग रखी थी कि जो है अलग से तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल हैं उनके लिए क्या बनाया जाए, अलग से एक स्टेट बनाया जाए। तो इस तरीके की एजिटेशन देखते हुए, ये इस तरीके का प्रोटेस्ट देखते हुए तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो जो है बनाया गया। और ये 1953 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। ये फोर्स किया गया क्योंकि इस तरीके की एजिटेशन चल रही थी और लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पर गए हुए थे और उसमें जो है एक लीडर की डेथ भी हो गई थी। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और उन्होंने जो है लैंग्वेज के बेस पर न चाहते हुए भी, जबकि जो है पहले जितनी भी कमेटी जो है कमीशन एस्टेब्लिश किए गए थे उनके द्वारा लैंग्वेज फार्मूला को नेग्लेक्ट किया गया था, रिजेक्ट किया गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे बनाना है, ना कि लैंग्वेज के बेस पर। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है इशू बन गया, तो इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने प्रेशर के अंदर इसको क्रिएट करना पड़ा। बात करते हैं फैजल अली कमीशन के बारे में। अभी हमने पहले बात की थी धार कमीशन और JVP कमेटी, तो इन्होंने लैंग्वेज फार्मूला को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया था। बात करते हैं फैजल अली कमीशन के बाद, कमीशन जो कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद जो है इस कमीशन को बनाया गया इसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए क्या लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट को क्रिएट करना उचित है। तो इसके अंदर जो है फैजल अली इसके चेयरमैन थे और बाकी के 2 मेंबर जो है KM पानीकर एंड HN कुंजरू। तो इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी 1955 के अंदर। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक बेस हो सकता है, यानी आप लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को बना सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी इसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अगर कंट्री के अंदर 500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो आप 500 जो है टुकड़े कर देंगे इंडिया के, तो वो नहीं किया जाएगा। आप लैंग्वेज के बेस पर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है इससे रिलेटेड, या दो जो अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग वाले पीपल जो आपस में अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, तो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए आप जो है उनको अलग स्टेट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप वन लैंग्वेज और वन स्टेट कर दें। तो ये थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने 4 फैक्टर दिए कि जब भी आप लैंग्वेज के बेस पर कोई भी स्टेट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये जो है 4 फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो 4 फैक्टर कौन से हैं? आपको जो है इंडिया की जो यूनिटी एंड सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखना है, उसको स्ट्रेंथन बनाए रखना है, उससे वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। जो भी आप स्टेट बना रहे हैं वहाँ पर लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी जरूर हो। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिड्रेशन इनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें भी अगर वो जो है काफ़ी पिछड़ापन महसूस कर रहे हैं तो ही जो है इससे रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है। और इसके साथ साथ लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए और पूरे नेशन को एज ए वोल, पूरा का पूरा एक एज ए वोल लेते हुए हमने जो है स्टेट को क्रिएट करना है, ना कि हमने कोई भी स्टेट ऐसे ही लोगों के बोलने पे या हमें अलग लैंग्वेज वाला स्टेट चाहिए तो ऐसे नहीं क्रिएट कर देना है। उसके बाद देखिए जब ये जब ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 के अंदर प्रेजेंट की तो उसके बाद जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया गया और उसके अंदर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया, जिसके अंदर जो है हमने पूरे के पूरे स्टेट्स को अलग से डिफाइन किया। जितने भी हमने पार्ट 1, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D थे उन सबको अबोलिश कर दिया और उसकी जगह हमने जो है ये पार्ट स्टेट के लिए जो पूरे के पूरे 14 स्टेट हमने क्रिएट कर दिए एंड 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो हमने क्रिएट की इस एक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने क्या कर दिया, अबोलिश। इन्होंने जो रिकमेंड किया था कमीशन ने, उन्होंने कहा कि जो हमने स्टेट 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं A, B, C और D में, इनको क्या कर देना है, इनको हमने अबोलिश कर देना है। तो 4 फोल्ड जो क्लासिफिकेशन है उसको अबोलिश कर दिया गया और इन्होंने रिकमेंड किया गया कि 16 स्टेट बनाए जाएँ और 3 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएँ। तो इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956
जो है वो पास किया, और इसके साथ साथ 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है वो भी पास किया, और इसके अंदर जो है ये सारे के सारे ABCD जितने भी पार्ट थे वो अबोलिश कर दिए गए, और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बना दी गई 1 नवंबर 1956 को। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो है इवोल्यूशन हुआ स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का। कैसे पहले एक टेरिटरी हुआ करती थी, और बाकी जो है 28 जो है उस टाइम पर स्टेट अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए थे, वो हम देख सकते हैं। बाद में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कि 1956 के अंदर जो एक्ट पास किया गया, उसके अंदर हमने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को जो है वो बना दिया। उसके बाद देखते हैं हम इनका जो प्रोसीजर आगे, 14 से हमारे स्टेट जो हैं 28 कैसे हो जाते हैं, और 6 यूनियन टेरिटरीज से जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज कैसे हो जाती हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, उसके अंदर एक नया स्टेट जो केरला है वो एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर मर्ज कर दिया हमने त्रावणकोर, कोचीन के स्टेट, और साथ साथ में मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट और कसारगोड ऑफ साउथ कनारा, ये सारे के सारे हमने केरला के अंदर इनको मर्ज कर दिया। उसके बाद तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया है हैदराबाद का, वो भी हमने किसके अंदर मर्ज कर दिया, आंध्र प्रदेश के अंदर मर्ज कर दिया। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य भारत जो स्टेट है उसके अंदर हमने विंध्य प्रदेश को मर्ज किया, भोपाल स्टेट को मर्ज किया, और ये हमारा मध्य प्रदेश स्टेट बन गया। उसके बाद हमने सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट जो कि महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो रीजन है, उसको हमने किसके साथ मर्ज कर दिया, उसको हमने बॉम्बे स्टेट के साथ मर्ज कर दिया। कुर्ग जो स्टेट है उसको हमने मैसूर स्टेट के साथ मर्ज किया। पटियाला और ईस्ट पंजाब जो स्टेट है, जो कि यूनियन पेप्सू के नाम से जिनको जाना जाता है, उसको पंजाब स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया। आगे अजमेर की बात करें तो उसको हमने राजस्थान स्टेट के साथ मर्ज कर दिया, और इस तरीके से हमने जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी जो है वो भी क्रिएट की। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप आइलैंड जो कि हमारे लक्षद्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं वहाँ पर, तो ये किस सारे के सारे ये भी हमने क्या कर दिए, ये मद्रास स्टेट से इनको अलग कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग हमने 1956 एक्ट के अंदर किस तरीके से किन किन जो एरिया हैं उनको मर्ज करके अलग अलग स्टेट बनाए। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पार्ट का जो है एंड होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.